हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्ताज एम्पायर में। दोस्तों हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के जितने पीवाईक्यूज हैं वो टॉपिक वाइज अच्छे से कवर कर रहे थे, व्याख्या सहित। तो दोस्तों इससे हमें एक साथ कई फ़ायदे हैं। एक तो हमारे सारे पीवाईक्यूज अच्छे से कवर हो जा रहे हैं, दूसरी बात हमारे सारे टॉपिक्स अच्छे से कवर हो जा रहे हैं। उसके बाद हम अपने पीवाईक्यू को अच्छे से एनालाइज भी कर पा रहे हैं कि कौन से टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, कौन सा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट मोमेंट पे हमारा रिवीजन भी बहुत इजी हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अभी हम लोग इसका जो पहला चैप्टर है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये स्टार्ट कर चुके हैं और इसको कई भाग में दोस्तों बांटा गया है, जैसे ABCDEFG। तो ये सारे टॉपिक्स हम लोग अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसके जितने भी क्वेश्चंस अभी तक पूछे गए हैं दोस्तों, वो सारे क्वेश्चंस हम लोग व्याख्या सहित कवर कर चुके हैं। तो उससे लगभग हमारा सारा चैप्टर अच्छे से तैयार होता जा रहा है। एक एक टॉपिक अच्छे से तैयार होता जा रहा है कि किस टॉपिक में कौन सा इम्पॉर्टेंट है, कौन सा कम इम्पॉर्टेंट है, ये भी समझ में आ जाएगा। और उसी क्वेश्चंस को हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, तो हमारा जो रिवीजन भी है वो भी साथ में अच्छे से होता जा रहा है दोस्तों। और जो लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो लोग इसकी प्लेलिस्ट में जाके फर्स्ट वीडियो से सारी वीडियोस देख सकते हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग ABCDEF ये सारे चैप्टर्स अच्छे से कवर कर चुके हैं दोस्तों। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो जी टॉपिक है, जी अधिगम एवं अधिगम कर्ता। ये टॉपिक हम लोग आज कवर करेंगे दोस्तों। तो हमारा ये आज का टॉपिक है अधिगम एवं अधिगम कर्ता, ये पूरा कर रहे हैं हम लोग दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या सहकारी अधिगम की विशिष्टताओं से संबंधित नहीं है। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, विद्यार्थी समूह में अत्यधिक कार्य से दबे हुए महसूस करें। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं दोस्तों अच्छे से। व्याख्या में दोस्तों जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो उसके सारे टॉपिक्स या जितने भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वो सारे कवर हो जाते हैं, इसलिए हम लोग व्याख्या से करते हैं ताकि सारे चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएं। तो सहकारी अधिगम की विशेषताएं अधोलिखित है। नंबर 1 है दोस्तों, छात्र 2 या 5 सदस्यों के समूह, छोटे समूह में मिलकर कार्य करते हैं। और 2 है, छात्र सकारात्मक रूप से अन्योन्याश्रित होते हैं। नंबर 3 है, संरूपित गतिविधियों का उपयोग करते हैं। नंबर 4 है, अच्छे अधिगम एवं सामाजिक कौशल को विकसित करने का अनुभव। नंबर 5 है, छात्रों के साथ सकारात्मक संबंध का निर्माण करना। नंबर 6 है, एक दूसरे को व्यक्तिगत ध्यान एवं सहायता देना। दोस्तों आवाज़ थोड़ी सी मेरी ख़राब है आज, तो थोड़ा सा अगर डिस्टर्ब हो या थोड़ा सा, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत भी गड़बड़ है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं परंतु निष्पादित अकेले करते हैं। सिद्धांत निम्न में से किसका उदाहरण है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, व्यक्तिगत दायित्व। व्यक्तिगत दायित्व से तात्पर्य प्रत्येक में यह विश्वास होना कि हर कोई अपने प्रदर्शन एवं अधिगम के प्रति उत्तरदायी होगा। विद्यार्थी सीखते एक साथ हैं लेकिन निष्पादित अकेले में करते हैं। सिद्धांत इसी व्यक्तिगत दायित्व को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, कथन पहला और कथन दूसरा, और हमें बताना है कि कौन सा कथन सही है या कौन से गलत है, या दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं। तो पहला कथन है, सत्व सिद्धांतकार असफलता को किसी योग्यता के न होने के रूप में परिभाषित करते हैं। और कथन दूसरा है, वर्धमान सिद्धांतकार असफलता को प्रयास न किए जाने के रूप में परिभाषित करते हैं। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों कथन दोस्तों सत्य हैं। एक बार इसकी व्याख्या भी देख लेते हैं। इकाई या सत्व सिद्धांतकारों का मानना है कि बुद्धि एक व्यक्तिगत गुण है जिसे बदला नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि इकाई सत्व सिद्धांतकारों के अनुसार क्षमता की कमी के कारण विफलता होती है, और बुद्धिशील या वर्धमान सिद्धांतकारों का मानना है कि पर्याप्त प्रयासों के माध्यम से बुद्धि प्राप्त की जा सकती है। इसका मतलब है वृद्धिशील सिद्धांतकारों के अनुसार प्रयासों की कमी के कारण विफलता होती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखाचित्र, संगठक और बुद्धि उपकरण का प्रकार क्या है। जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखाचित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन दिया गया है, अवधारणा मानचित्रण। बी है अपसारी प्रश्न। सी है भाव भंगिमा प्रदर्शन। डी है अति उच्च मीडिया।
तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ज्ञान प्रबंध के लिए आवश्यक लेखा चित्र संगठक और बुद्धि उपकरण का प्रकार अवधारणा मानचित्रण का है, जो दूसरों के साथ सहयोग से बनाए गए लेखा चित्र द्वारा अधिगमकर्ता की व्याख्या करने, प्रस्तुत करने और सूचना को व्यवस्थित करने में मदद कर सकता है। यह एक संरचनात्मक अधिगम प्रवृत्ति है जो किसी के सोचने के तरीके, किसी के ज्ञान के मध्य संबंधों के देखने के तरीकों को स्पष्ट करता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन कौन से कौशल अधिसंज्ञान में शामिल हैं? तो नंबर 1 है नियोजन करना, नंबर 2 है विकास करना, नंबर 3 है परिवीक्षण करना, नंबर 4 लागत निर्धारण करना, नंबर 5 मूल्यांकन करना। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा, केवल 1, 3 और 4। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। अधिसंज्ञान अधिगम और समस्या समाधान से संबंधित विचार प्रक्रिया को व्यवस्थित और मूल्यांकित करने की अनुमति प्रदान करता है। अधिसंज्ञान में शामिल कौशल निम्नलिखित हैं: पहचान करना, नियोजन करना, संग्रहण और व्यवस्थित करना, क्रमिक करना, परिवीक्षण करना, मूल्यांकन करना। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, विषय वस्तु में पारंगतता और तथ्यों, नियमों व कार्य श्रृंखलाओं के अधिक अधिगम की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुदेश रणनीति अनिवार्य है। पारंगतता या मास्टरी अधिगम हेतु प्रत्यक्ष अनुदेश श्रृंखला की पहचान कीजिए। तो इसका ए दिया गया है दोस्तों, प्रगति की निगरानी व निदान। बी है अध्यापन या पुनः अध्यापन। सी है प्रतिपुष्टि करना। डी है नव विषय वस्तु प्रस्तुत करना। ई अभ्यास। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं। दोस्तों इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ए, डी, ई, सी, बी। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। विषय वस्तु में पारंगतता और तथ्यों, नियमों व कार्य श्रृंखलाओं के अधिक अधिगम की प्राप्ति के लिए प्रत्यक्ष अनुदेश रणनीति अनिवार्य है। पारंगतता अधिगम हेतु प्रत्यक्ष अनुदेश श्रृंखला का सही क्रम है। प्रगति की निगरानी व निदान, उसके बाद नव विषय वस्तु प्रस्तुत करना, अभ्यास, प्रतिपुष्टि करना, अध्यापन या पुनः अध्यापन। अगले क्वेश्चन में दोस्तों 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, समकालीन शिक्षा का प्रारंभ इस आधार से होता है कि हम सामुदायिक यथार्थ में सन्निहित हैं। और दूसरा कथन है, हम इस सामुदायिक यथार्थ को सही और अच्छी तरह से तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक कि हम स्वयं समुदाय में उसके साथ चेतन और सक्रिय रूप से बोध प्राप्त करने वालों के रूप में ना हो। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन दोनों ही दोस्तों सही हैं। शिक्षा का मूल उद्देश्य ही लोगों की ज्ञान वृद्धि कर समाज का विकास करना है, जिसके लिए समुदाय के साथ अच्छी तरह से मेलजोल होना आवश्यक है। अतः हम इस सामुदायिक यथार्थ को सही और अच्छी तरह से तब तक नहीं जान सकते हैं जब तक कि हम स्वयं समुदाय में उनके साथ चेतन और सक्रिय रूप से बोध प्राप्त करने वालों के रूप में ना हो। यही कारण है कि समकालीन शिक्षा का प्रारंभ इस आधार से होता है कि हम सामुदायिक में यथार्थ रूप से सन्निहित हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। पहला कथन है, भौतिक रसायनवादी और वैज्ञानिक दार्शनिक माइकल पोल्यानी ने तर्क दिया है कि हमारा सुव्यक्त बोध निहित मानव बोध की विशाल गुप्त परत पर निर्भर करता है। और स्टेटमेंट दोस्तों दूसरा है, कथन दूसरा है, पोल्यानी के अनुसार यदि हमारे पास शरीर और आत्मा नहीं होती तो हम उनमें से कुछ भी नहीं जान पाते जो हम सुस्पष्ट संकल्पनात्मक तार्किक अनुभविक स्तर पर जानते हैं। तो इसका दोस्तों ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला और कथन दूसरा दोनों सही हैं। माइकल पोलानी एक हंगेरियन ब्रिटिश बहुविद थे। भौतिक रसायनवादी और वैज्ञानिक दार्शनिक के रूप में इन्होंने तर्क दिया है कि हमारा सुव्यक्त बोध निहित मानव बोध की विशाल गुप्त परत पर निर्भर करता है। और पोलानी के अनुसार यदि हमारे पास शरीर और आत्मा नहीं होती तो हम उसमें से कुछ भी नहीं जान पाते जो हम सुस्पष्ट संकल्पनात्मक तार्किक अनुभविक स्तर पर जानते हैं। अगले क्वेश्चन में दोस्तों सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। सूची 1 में सृजनात्मकता ब्लॉक का नाम दिया गया है और सूची 2 में उसके कार्य दिए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों हम लोग चलिए इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं सीधे। तो एक तरफ सृजनात्मकता ब्लॉक का नाम है, सूची 2 में है कार्य। ए दिया गया है बोधात्मक ब्लॉक, इसका सही हो जाएगा समस्या को अलग करने में कठिनाई। बी भावात्मक ब्लॉक, इसका सही हो जाएगा कल्पना के क्षेत्रों तक पहुंच का अभाव।
सी है बौद्धिक ब्लॉक, इसका सही हो जाएगा दोस्तों सूचना का अभाव या गलत सूचना। डी है सांस्कृतिक ब्लॉक, इसका हो जाएगा विनोदशीलता केवल बच्चों के लिए होती है। अगला क्वेश्चन है उस उपागम का क्या नाम है जो शिक्षक के उन कथनों से संबंध रखता है जो विद्यार्थियों के उत्तर को विस्तृत रूप से समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह उनका अपना उत्तर हो या दूसरे विद्यार्थी का। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा जांच पड़ताल। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उस उपागम का नाम जांच पड़ताल है जो शिक्षक के उन कथनों से संबंध रखता है जो विद्यार्थियों के उत्तर को विस्तृत रूप से समझाने के लिए प्रोत्साहित करता है, चाहे वह उनका अपना उत्तर हो या दूसरे विद्यार्थी का। इस उपागम की सहायता से विद्यार्थी ने कितना सीखा है या कितना ज्ञानार्जन किया है, इसकी जांच की जा सकती है तथा शिक्षक द्वारा उसे एक निश्चित विषय पर गंभीरता से सोचने पर जोर दिया जाता है। अगले क्वेश्चन में दोस्तों निम्नलिखित में से कौन से निर्णय जाल डिसीजन ट्रैप प्रक्रमण कौशल से संबंधित हैं। तो ए दिया गया है दुर्बल समूह प्रक्रिया, बी है नकारात्मक प्रतिपुष्टि को नजरअंदाज करना, सी है अभिलेख नहीं रखना, डी है शॉर्टकट लेना, ई है दुर्बल फ्रेम नियंत्रण। तो इसका सही ऑप्शन देख लेते हैं दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा ए बी सी केवल। निर्णय जाल वह प्रक्रिया है जो दो या दो से अधिक विकल्पों में से सही का चुनाव करने में बाधित करती है। दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित निर्णय जाल प्रक्रमण कौशल से संबंधित है। दुर्बल समूह प्रक्रिया, नकारात्मक प्रतिपुष्टि को नजरअंदाज करना, शॉर्टकट लेना, अति आत्मविश्वास इत्यादि। अगला क्वेश्चन है आनुभाविक अध्ययनों ने दर्शाया है कि महिला विद्यार्थियों का विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित STEM जैसे विषयों में अल्प प्रतिनिधित्व है। इसके संभावित कारण हो सकते हैं। तो ए दिया गया है महिला विद्यार्थीगण STEM विषयों के साथ सहज अनुभव नहीं करता है, करती है होगा। बी महिला विद्यार्थीगण STEM विषयों में उत्तम प्रदर्शन नहीं कर सकती हैं, और सी है महिला विद्यार्थीगण का STEM विषयों में अभिरुचि का अभाव है, और डी है महिला विद्यार्थीगण नकारात्मक रूढ़िबद्धता के कारण धमकियों का सामना करते हैं, और ई है महिला विद्यार्थीगण को उनके माता पिता के द्वारा STEM विषयों को लेने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, केवल डी और ई दोस्तों। बाकी किसी भी इसका महिला विद्यार्थीगण के मैथ से लेना देना नहीं है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आनुभविक अध्ययनों ने दर्शाया गया है कि महिला विद्यार्थियों का विज्ञान, तकनीकी, अभियांत्रिकी और गणित जैसे विषयों में अल्प प्रतिनिधि है। इसके प्रमुख कारण अधोलिखित हैं। पहला है महिला विद्यार्थीगण नकारात्मक रूढ़िबद्धता के कारण धमकियों का सामना करती हैं, और दूसरा है महिला विद्यार्थीगण को उनके माता पिता के द्वारा STEM विषयों को लेने के लिए उत्साहित नहीं किया जाता है। समझ में आया दोस्तों कि लड़कियां मैथ से क्यों भागती हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। पहला कथन है व्यवहार के सिद्धांत में प्रेक्षणीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित नहीं किया जाता है, और कथन दूसरा है व्यवहार के सिद्धांत उपागम में सतत पूछताछ शामिल है। दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कथन पहला गलत है लेकिन कथन जो दूसरा है वो सही है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। कथन पहला दोस्तों असत्य है क्योंकि व्यवहार के सिद्धांत में प्रेक्षणीय व्यवहार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है, और दूसरा सत्य है दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन है द्वंद्व समाधान के 4R दृष्टिकोण के आकार हैं। तो ए है रीडिंग, बी है लिखना या राइटिंग, सी सम्मान, डी भर्त्सना, ई समाधान। दोस्तों इसकी व्याख्या भी यही है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। जैसे छात्र छात्राएं बड़े होते हैं, समुदाय, राज्य, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सामाजिक विषयों का अध्ययन इन्हें उपलब्ध कराया जा सकता है। इस प्रयोजन हेतु किस मॉडल को डिजाइन किया गया है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, विधि शास्त्रीय प्रक्रिया। विधि शास्त्रीय प्रक्रिया एक शिक्षण मॉडल है जो सामाजिक संपर्क की भूमिका पर जोर देता है और सूचना प्रसंस्करण और सामाजिक मुद्दों के मूल्यांकन के लिए प्रतिमान के रूप में केस स्टडी का उपयोग करता है।
अगला क्वेश्चन है, नए मीडिया के कारण अधिगम अब निम्नलिखित में से इसका संग्रह नहीं है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, फैक्ट या तथ्यों का। युगों पहले अधिगम तथ्य आधारित होता था, किंतु धीरे धीरे यह कोई बदलावों से गुजरा। अतः आधुनिक समय में आईसीटी नई अधिगम को नई तकनीकी उपलब्ध कराता है, जिससे अधिगम में व्यापक दृष्टिकोण व्याप्त हुआ है। अतः नए मीडिया के कारण जो आईसीटी का अंग है, अधिगम तथ्यों का संग्रह नहीं रह गया है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, एडवांस ऑर्गेनाइजर्स। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स मॉडल विद्यार्थियों को व्याख्यान, पठन और अन्य माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत सामग्री को समझने के लिए संज्ञानात्मक संरचना प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। एडवांस ऑर्गेनाइजर्स मॉडल डेविड आसुबेल द्वारा दिया गया है, जो एक शैक्षिक मनोवैज्ञानिक है। आसुबेल के अनुसार सामग्री सार्थक है या नहीं, यह शिक्षार्थी की तैयारी और सामग्री के संगठन पर अधिक निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, अनुकरण के माध्यम से व्यवहारों का सांसर्गिक प्रसार कहलाता है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, उर्मी प्रभाव। अनुकरण के माध्यम से व्यवहारों का सांसर्गिक प्रसार उर्मी प्रभाव कहलाता है। यह एक क्रिया या घटना के कारण धीरे धीरे फैलने वाले प्रभावों या परिणामों की श्रृंखला के रूप में परिभाषित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से निर्णय जाल, विचारण और नियोजन क्रियाकलापों से जुड़े हैं? ए है अभिलेख न रखना, बी है अति आत्मविश्वास, सी है जोखिम भरा कदम उठाना, डी फ्रेम अंधापन, ई निम्न फ्रेम नियंत्रण। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल सी डी ई, केवल सी डी और ई। अगला क्वेश्चन है, निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष न्यूनतम कितने घंटे व्यतीत करने चाहिए? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, 50 घंटे। निरंतर पेशागत विकास और आत्मोत्कर्ष के लिए प्रत्येक शिक्षक को प्रति वर्ष न्यूनतम 50 घंटे व्यतीत करने चाहिए। अगला क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। तो पहला कथन है, छात्रों के विकल्पों का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संवाद प्रत्यक्ष अनुदेशन का एक उदाहरण है। और कथन दूसरा है, पूछताछ का मतलब शिक्षक का छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने वाला कथन है। तो इसका सही ऑप्शन दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा दोस्तों। कथन पहला असत्य है, लेकिन कथन दूसरा सत्य है। छात्रों को विकल्पों का परीक्षण करने के लिए उत्साहित करने वाला कक्षा का संवाद विमर्शी स्तर शिक्षण का एक उदाहरण है। पूछताछ का मतलब होता है शिक्षण का छात्रों को विस्तार पूर्वक उत्तर देने के लिए उत्साहित करने वाला कथन है। अगला क्वेश्चन है, भारत में प्राच्य देशज अधिगम कार्यक्रम अंतर्गत अधिगमकर्ता की भूमिका सापेक्षित रूप से अधिक। तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, सक्रिय मानी जाती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्र मुक्त अधिगमकर्ता की विशेषताएं हैं। तो ए दिया गया है, शिक्षक से मार्ग निर्देश और प्रायोगिक प्रदर्शन की अपेक्षा करता है। बी है, पाठ्य सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। सी है, प्रतिस्पर्धी बनना पसंद करता है। डी है, अवधारणाओं को वैयक्तिक अनुभव के सापेक्ष देखता है। ई है, सूचना को स्वयं व्यवस्थित कर सकता या सकती है। तो इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों, केवल बी, सी और ई। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्षेत्र मुक्त अधिगमकर्ता की विशेषताएं अधोलिखित हैं। नंबर 1, पाठ्य सामग्री की सूक्ष्मताओं पर ध्यान केंद्रित करता है। नंबर 2, प्रतिस्पर्धी बनना पसंद करता है। नंबर 3, सूचना को स्वयं व्यवस्थित कर सकता है, सकती है। नंबर 4, तथ्यों और सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित करता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शैक्षणिक उद्देश्यों में से किसको वर्गीकीय स्कीम के भावात्मक ज्ञान क्षेत्र में उच्चतर स्तर का माना जाता है? तो नंबर 1 है संश्लेषण, नंबर बी चारित्रीकरण, नंबर सी विश्लेषण, डी व्यवस्थापन, ई परिशुद्धता। तो इसका ए
सॉरी, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल बी और डी। ब्लूम ने शैक्षिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु ब्लूम वर्गीकरण का निर्माण किया था, जो अधोलिखित है। तो दोस्तों ब्लूम वर्गीकरण हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, जैसे एक साइड है संज्ञानात्मक, दूसरी साइड है भावात्मक और तीसरी साइड है मनोगत्यात्मक। तो संज्ञानात्मक में दोस्तों ज्ञान, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन आता है। भावात्मक में उद्दीपन, कार्य करना, नियंत्रण, सामंजस्य, स्वाभाविकरण और आदत निर्माण। और मनोगत्यात्मक में चरित्रीकरण, व्यवस्थापन, संधारण, मूल्यांकन, अनुक्रिया, अधिग्रहण इत्यादि है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक की प्रभाविता का निर्धारण करने के लिए निम्नलिखित में से अधिगमकर्ता संबंधी तथ्य कौन से हैं? तो इसका दोस्तों ए दिया गया है इसमें, अधिगमकर्ताओं की कार्य संगत सक्षमताएं। बी है शिक्षक की विषय वस्तु पारंगतता। सी है शिक्षण पद्धतियों का विकल्प। डी कक्षा की संरचना। ई है विद्यार्थियों की तत्परता। तो इसका बी ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा, ए और ई। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतने ही क्वेश्चन कवर करेंगे, और इसके आगे से हम लोग इसके आगे के क्वेश्चन, इसकी जो अगली वीडियो होगी इसके आगे के क्वेश्चन दोस्तों उसमें कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को बहुत सारा एक साथ ना थोड़ा थोड़ा सा पढ़ते चलिए, ताकि वो टॉपिक अच्छे से समझ में आता रहे और वो सारे जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर होते चलें दोस्तों। तो इसका रिविज़न भी दोस्तों साथ ही करते चलिए, और इसको बार बार रिपीट देखते रहेंगे, तो आपको किसी और बुक को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी दोस्तों।